सबसे पहले हम समझेंगे आय के चक्रीय प्रवाह का 4 क्षेत्रीय मॉडल, मीन्स 4 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसके बाद हम समझेंगे कि चक्रीय प्रवाह मॉडल में वापसी तथा समावेश की अवधारणा क्या होती है, मीन्स लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव रहेगा आय के चक्रीय प्रवाह के अध्ययन का महत्व समझना, मीन्स सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में डिस्कशन करें। विभिन्न क्षेत्रों में आय के चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत हमने पार्ट 1 में 2 टॉपिक कवर किए थे। एक तो 2 सेक्टर मॉडल हमने किया था और दूसरा हमने किया था 3 सेक्टर मॉडल, मीन्स 3 क्षेत्रीय मॉडल। और आज हमारा कंसंट्रेशन रहेगा 4 क्षेत्रीय मॉडल को समझना, मीन्स 4 सेक्टर मॉडल को समझना। तो अर्थव्यवस्था में 4 क्षेत्र होते हैं: घरेलू क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र। यहाँ हम बात कर रहे हैं 4 क्षेत्र के आधार पर आय के चक्रीय प्रवाह के आधार पर। उस आधार पर ये 4 क्षेत्र होते हैं। इन चारों क्षेत्रों के मध्य होने वाली क्रियाओं का अध्ययन हम 4 सेक्टर मॉडल में करते हैं। और ये मॉडल खुली अर्थव्यवस्था का मॉडल भी कहलाता है, ओपन इकोनॉमी मॉडल भी बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर हम जो हमारा देश है उसकी एक्टिविटीज का तो अध्ययन कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम विदेशी क्षेत्र को भी यहाँ शामिल कर रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था का मॉडल। और आय के प्रवाह की दृष्टि से हर क्षेत्र दोहरी क्षमता रखता है। दोहरी क्षमता किस तरह से कि अर्थव्यवस्था का प्रत्येक क्षेत्र दूसरे क्षेत्रों को कुछ भुगतान करता है और इसके साथ साथ दूसरे क्षेत्रों से कुछ भुगतान भी प्राप्त करता है। मीन्स हर क्षेत्र की कुछ प्राप्तियां रहती हैं और कुछ उन्हें भुगतान करने पड़ते हैं। इस तरह से ये क्षेत्र एक दूसरे के साथ डीलिंग करते हैं। तो इसे कहते हैं हम 4 क्षेत्रीय मॉडल। अब इसको हम आगे डायग्राम से भी करते हैं। तो यहाँ आपके सामने मैंने चारों क्षेत्र दर्शाए हैं। ये पहला हाउस होल्ड सेक्टर है, दूसरा प्रोड्यूसर सेक्टर है, तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर शो कर दिया हमने, और चौथा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। और ये है हमारी कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट या फाइनेंशियल सेक्टर भी इसको बोलते हैं, जिसका कार्य मुद्रा जमा स्वीकार करना और उधार देना होता है इन सभी सेक्टर्स को। तो बेसिकली हम सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि कैपिटल मार्केट मीन्स हमारा जो मौद्रिक बाजार है वो इन क्षेत्रों से कैसे डील करता है। ये क्षेत्र इस क्षेत्र की जो सेविंग्स होती हैं उनको एक्सेप्ट करता है। जो भी बचतें होती हैं हाउस होल्ड सेक्टर कैपिटल मार्केट में जमा कर देता है। इसी तरह से प्रोड्यूसर सेक्टर भी अपनी सेविंग्स को इस क्षेत्र में जमा करता है, क्योंकि इस क्षेत्र में बैंक आ जाते हैं तो हम सेविंग इसमें जमा करवाते हैं। इस तरह गवर्नमेंट भी सेविंग करती है, तो गवर्नमेंट की सेविंग्स भी गवर्नमेंट से कैपिटल मार्केट की तरफ फ्लो हो जाती है। अब ये सब सेविंग्स जो कैपिटल मार्केट में जमा हो गई, इन सेविंग्स का प्रयोग जो हाउस होल्ड सेक्टर है बोरोइंग की फॉर्म में करता है, तो इसका फ्लो हो जाएगा कैपिटल मार्केट से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ। इसी तरह प्रोड्यूसर सेक्टर भी निवेश करने के पर्पज से बोरोइंग्स लेगा, तो ये बोरोइंग्स जो हैं ये फाइनेंशियल मार्केट या कैपिटल मार्केट से प्रोड्यूसर सेक्टर को फ्लो हो जाएंगी। इसी तरह गवर्नमेंट को भी कई तरह के खर्चे करने के लिए उधार लेना पड़ता है, तो ये बोरोइंग्स कैपिटल मार्केट से गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ फ्लो हो जाएंगी। तो ये सभी क्षेत्रों का इस क्षेत्र से इस तरह का लेन देन होगा। हाउस होल्ड सेक्टर जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसको टैक्सेस पे करता है। इसी तरह से गवर्नमेंट सेक्टर को ये प्रोड्यूसर सेक्टर भी टैक्सेस पे करता है, और गवर्नमेंट प्रोड्यूसर सेक्टर को सब्सिडीज प्रोवाइड करती है ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके। और इसी तरह गवर्नमेंट हाउस होल्ड सेक्टर को भी ट्रांसफर पेमेंट प्रोवाइड करती है। तो इनका फ्लो गवर्नमेंट से इस क्षेत्र की तरफ हो जाएगा, हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ हो जाएगा। इसी तरह ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फैक्टर सर्विसेज कह सकते हैं हम, उत्पादन के
साधनों की जो सर्विसेज, ये क्षेत्र इस क्षेत्र को भी प्रदान करता है, इसी तरह ये इस क्षेत्र को भी प्रदान करता है। तो इन सर्विसेज के बदले में गवर्नमेंट फैक्टर सर्विसेज के बदले में फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड सेक्टर को प्रदान करेगी। तो यह फैक्टर पेमेंट्स जिनका फ्लो गवर्नमेंट से प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ रहेगा। इसी तरह जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो गवर्नमेंट को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है और उसके बदले में गवर्नमेंट सेक्टर पेमेंट देती है, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इसी तरह से जो ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, इससे भी बाकी क्षेत्र जुड़े हुए हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हम ये मेंशन कर रहे हैं कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर को ये जो क्षेत्र है मीन्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, ये क्या प्रदान करता है? ये प्रदान करता है नेट ट्रांसफर पेमेंट्स और साथ ही ये और क्या प्रदान करता है इस क्षेत्र को, उसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर पेमेंट, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज इस क्षेत्र को भी प्रदान करता है। तो ये जो है ये उसके बदले में दी जाने वाली पेमेंट है जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ मूव करेगी। और प्रोड्यूसर सेक्टर से इस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर को इंपोर्ट पेमेंट दी जाती है। जो भी इंपोर्ट ये क्षेत्र करेगा उनका पेमेंट प्रोड्यूसर सेक्टर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को देगा। और जो भी एक्सपोर्ट रिसिप्ट्स हैं वो सारी फ्लो होंगी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर के साथ भी डीलिंग रखता है। किस तरह की डीलिंग रखता है वो भी देख लेते हैं हम यहाँ पर। अब हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या फ्लो होता है? एक तो फ्लो होती हैं फैक्टर सर्विसेज एंड साथ ही एक फ्लो और होता है हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ, उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जो भी गुड्स और सर्विसेज ये क्षेत्र हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोवाइड करता है उसका फ्लो कहाँ रहेगा? उसका फ्लो रहेगा इस क्षेत्र की तरफ। यहाँ हम शो करेंगे उसको हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ क्या फ्लो होगा। एक तो फैक्टर सर्विसेज यूज किए हैं तो उसके बदले में फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड सेक्टर को मिलेगी प्रोड्यूसर सेक्टर से, इसलिए इसका फ्लो कहाँ है? इस तरफ से इस तरफ की ओर है। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया हाउस होल्ड सेक्टर ने, क्यों? क्योंकि जो गुड्स और सर्विसेज मिलती हैं प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर को, उनका फ्लो कहाँ रहता है? प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ रहता है। तो ये है हमारा 4 सेक्टर मॉडल। हमने अभी जो डायग्राम बनाया था वो हम उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे यहाँ, ताकि किसी तरह का डाउट ना रहे। एंड डियर स्टूडेंट्स, यदि आप इस 4 सेक्टर मॉडल को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपको 2 सेक्टर मॉडल और 3 सेक्टर मॉडल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम सबसे पहले इस घरेलू क्षेत्र की बात करते हैं, क्योंकि हमने शुरू में ये डिस्कशन किया था कि हर एक क्षेत्र 2 तरह की क्षमता रखता है। एक तो उसको कुछ प्राप्तियां मिलती हैं और एक उसे कुछ तरह के भुगतान करने पड़ते हैं। तो हम यहाँ पर उसी की बात कर रहे हैं कि घरेलू क्षेत्र को कहाँ से क्या प्राप्तियां गेन होती हैं, रिसिप्ट्स क्या क्या मिलती हैं उसको। जैसे कि साधन की सेवाएं देने के बदले में आय प्राप्त होती है और गवर्नमेंट से उसको हस्तांतरण भुगतान प्राप्त होता है, ट्रांसफर पेमेंट्स जिसको हम कहते हैं, जैसे कि स्कॉलरशिप्स हैं, अलाउंसेस हैं, पेंशन है। इसी तरह से पूंजी बाजार से घरेलू क्षेत्र को उधार प्राप्त होता है, बोरोइंग्स प्राप्त होती हैं। इन प्राप्तियों के अलावा घरेलू क्षेत्र कुछ भुगतान भी करता है, जैसे कि कर का भुगतान, उपभोग पर व्यय करता है ये क्षेत्र, जो भी गुड्स और सर्विसेज खरीदता है उसके बदले में व्यय करता है, और जो अपनी बचत होती है उसको ये फाइनेंशियल मार्केट में, मींस मनी मार्केट में, बैंक्स में जमा करता है। तो ये है घरेलू क्षेत्र की प्राप्तियां और भुगतान।
सेकंड सेक्टर है उत्पादक क्षेत्र। तो ये जो प्रोड्यूसर सेक्टर है इसकी भी कुछ प्राप्तियां और भुगतान होते हैं। जैसे कि ये सेक्टर क्या करता है, ये कच्चे माल को निर्मित माल में बदलता है। तो मीन्स जो वो वस्तुएं बेचता है उन वस्तुओं के लिए इसको विभिन्न क्षेत्रों से कीमतें प्राप्त होती हैं। जो निर्यात करता है बाहर के देशों में ये सेक्टर जो वस्तुएं बेचता है उसके बदले में इनको आय प्राप्त होती है। और गवर्नमेंट सेक्टर से इन्हें सहायता प्राप्त होती है जिसको हम सब्सिडीज भी बोलते हैं। और जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट है, पूंजी बाजार है, उससे ये ऋण लेकर निवेश करता है। तो ये सब इस क्षेत्र की प्राप्तियां हैं। इसी तरह ये भुगतान भी करता है, जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर को कर देता है, कर का भुगतान करता है, आयात की गई वस्तुओं पर जो पेमेंट है वो करता है, बचत फाइनेंशियल सेक्टर में जमा करता है और कारक सेवाओं का प्रयोग करने के बदले में उनको भुगतान करता है। तो इन्हें कहते हैं कारक आय की भुगतान। तो इस तरह से ये इस क्षेत्र की प्राप्तियां हैं और ये उसके भुगतान हैं। अब हम बात कर रहे हैं सरकारी क्षेत्र में इस गवर्नमेंट सेक्टर की प्राप्तियां और भुगतान। तो गवर्नमेंट सेक्टर को विभिन्न क्षेत्रों से कर प्राप्त होते हैं। जैसे हाउस होल्ड सेक्टर से प्रत्यक्ष कर प्राप्त होता है और अन्य क्षेत्र जैसे प्रोड्यूसर सेक्टर से इसे अप्रत्यक्ष कर प्राप्त होता है, निगम कर प्राप्त होते हैं। और तो इस क्षेत्र की बोरोइंग्स जो है उन्हें हम पूंजी बाजार से उधार कह रहे हैं। और भुगतान की तरह ये क्या करता है, ये क्षेत्र ये प्रोड्यूसर सेक्टर को आर्थिक सहायता प्रदान करता है, सब्सिडीज प्रदान करता है और हाउस होल्ड सेक्टर को हस्तांतरण भुगतान देता है, जैसे कि स्कॉलरशिप्स इसका एग्जाम्पल हो सकता है। और सरकारी क्षेत्र बचतें करता है, सेविंग्स करता है। तो ये सब सेविंग्स ये फाइनेंशियल मार्केट में जमा करता है। तो इसलिए ये सब इस क्षेत्र के भुगतान हैं और ये प्राप्तियां हैं। अब हम शेष विश्व क्षेत्र की प्राप्तियों और भुगतान की बात कर लेते हैं। भुगतान में क्या शामिल है, आयातित वस्तुओं के लिए भुगतान। और प्राप्तियों में क्या शामिल हो जाएगा, सबसे पहले है निर्यात से प्राप्तियां, दूसरा है निवल हस्तांतरण भुगतान। निवल का मतलब होता है शुद्ध, मीन्स नेट ट्रांसफर पेमेंट्स। तो ये किसके बराबर होगा कि जो भी इस क्षेत्र को हस्तांतरण भुगतान प्राप्त होते हैं, तो मीन्स प्राप्त किए गए हस्तांतरण भुगतान में से यदि हम माइनस कर देंगे दिए गए हस्तांतरण भुगतान, तो ये क्या बन जाएगा, इसको हम बोलेंगे नेट ट्रांसफर पेमेंट। और अगला है निवल कारक भुगतान। तो मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, शुद्ध कारक भुगतान की बात कर रहे हैं। तो मीन्स शेष विश्व जो प्राप्त करता है द्वारा प्राप्त कारक भुगतान में से यदि माइनस कर देते हैं दिए गए कारक भुगतान, तो ये क्या है, ये बन जाएगा हमारा शुद्ध कारक भुगतान। तो ये इस क्षेत्र की प्राप्तियां हैं और ये इसके भुगतान कहलाएंगे। मीन्स अब तक ये जितने पॉइंट्स किए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्षेत्र के बारे में हमने बात किया है, तो ये सब क्या दर्शाते हैं कि शेष विश्व पर हमारी निर्भरता है। मीन्स अर्थव्यवस्था अपनी ग्रोथ के लिए शेष विश्व पर निर्भर करती है और इसी तरह ये शेष विश्व भी हमारी अर्थव्यवस्था पर विभिन्न तरह के भुगतान और प्राप्तियों के लिए निर्भर करता है। तो मीन्स सभी क्षेत्र एक दूसरे पर अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए निर्भर करते हैं, वो भुगतान भी करते हैं और दूसरे क्षेत्रों से कुछ प्राप्तियां भी करते हैं। इन सभी क्षेत्रों के अलावा जो हमारा पांचवा क्षेत्र होता है उसको हम बोलते हैं पूंजी क्षेत्र, मनी मार्केट भी बोलते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर बोलते हैं। तो पूंजी क्षेत्र मेनली क्या करता है कि क्योंकि ये बचतों को एक्सेप्ट करता है तो ये इसकी प्राप्तियां होती हैं, और बोरोइंग्स देता है तो ये इसके क्या हैं, भुगतान होते हैं। तो इस तरह से पूंजी क्षेत्र सभी क्षेत्रों के साथ जुड़ा हुआ होता है और सेविंग और बोरोइंग में बचत प्राप्त करना और उधार देना ये उसके मेन काम होते हैं। तो पांचों ही सेक्टर एक दूसरे से किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए, आर्थिक क्रियाओं के लिए। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चक्रीय प्रवाह मॉडल में वापसी तथा समावेश। वापसी मीन्स लीकेजेस और समावेश मीन्स इंजेक्शंस। तो ये दोनों एक्चुअल में हैं क्या कि वापसी या लीकेजेस का मतलब क्या है,
ऐसे चर, ऐसे वेरिएबल्स जो कि हमारी अर्थव्यवस्था को वीक करते हैं या उसकी ग्रोथ को स्लो डाउन कर देते हैं। और समावेश मीन्स इंजेक्शंस का मतलब क्या है, जो हमारी अर्थव्यवस्था को इंजेक्ट करते हैं, मीन्स उसके जो ग्रोथ है उसको स्पीडी करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं इंजेक्शंस। इसको भी हम डिटेल में करते हैं। अब यदि ये तीनों इंक्रीज हो जाए, राष्ट्रीय उत्पाद बढ़ जाए, आय बढ़ जाए, अर्थव्यवस्था की व्यय बढ़ जाए, तो इनके बढ़ने की वजह से क्या होगा कि जो चक्रीय प्रवाह है वो एक्सपेंड करेगा, मीन्स उसमें एक्सपेंशन होना पॉसिबल हो पाएगा। तो एक्सपेंशन होने का मतलब क्या है, हमारी जो आर्थिक क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज हैं, वो सब इंक्रीज होगी, तो अर्थव्यवस्था की ग्रोथ भी बढ़ेगी। अगर चक्रीय प्रवाह एक्सपेंड होगा, विस्तार होगा चक्रीय प्रवाह को, तो हमारी अर्थव्यवस्था भी स्ट्रॉन्ग बनेगी। इसी तरह यदि ये सब जो चर हैं ये कम हो जाए, मीन्स राष्ट्रीय उत्पादन की वैल्यू कम हो जाए, जिसकी वजह से आय भी नेचुरली कम हो जाएगी, व्यय भी कम हो जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका जो चक्रीय प्रवाह मॉडल हम कर रहे थे उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, मीन्स एक्टिविटीज जो हो रही थी पहले से वो कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था हमारी स्लो डाउन हो जाएगी। तो हम सबसे पहले लीकेजेस को समझ लेते हैं। लीकेजेस मीन्स वापसी, या अर्थशास्त्र की भाषा में इसको क्षरण भी कहते हैं। तो यह आय का वह भाग है जो आय के चक्रीय प्रवाह में वापस खर्च नहीं किया जाता, और इसके अंतर्गत हम उन चरों को शामिल करते हैं जिनका उत्पादन प्रक्रिया पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको अभी यहाँ बताया भी था, यदि ये कम हो जाए, मीन्स उत्पादन की प्रक्रिया पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ने का मतलब क्या है, उत्पादन कम हो गया। तो जैसे कि बचत, आयात, सरकार द्वारा लगाए गए कर, तो ये जो तीनों ही हैं ये क्या हैं, ये अर्थव्यवस्था में लीकेजेस बनाते हैं। क्योंकि यदि बचत करेंगे तो नेचुरली व्यय कम होगा, आयात किया जाएगा तो मनी का जो फ्लो है वो कैसा हो जाएगा, हमारे देश से बाहर की तरफ हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा मनी का। और यदि सरकार कर लगाती है तो नेचुरली हमारी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो जाती है, तो कम होगी तो व्यय भी हम कम करेंगे, तो मीन्स ये कम हो जाएगा कर लगाने की वजह से। तो यह सभी चर अर्थव्यवस्था में आय के प्रवाह को कम करते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोल देते हैं, वापसी या फिर अक्षरण या लीकेजेस। अब समावेश या इसको भरण भी कहते हैं या इंजेक्शंस बोलते हैं इसको हम। तो समावेश से क्या अभिप्राय है, यह उस आय को रिप्रेजेंट करता है जो एक क्षेत्र प्राप्त करता है, परंतु यह आय अन्य क्षेत्र के व्यय से उत्पन्न नहीं होती है। और समावेश उन प्रवाहचरों को दर्शाता है जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन की प्रक्रिया में वृद्धि करते हैं। तो पहले वाले से ये ऑपोजिट हो गया, वो उत्पादन की प्रक्रिया को कम करते थे, डिक्रीज करते थे, और ये क्या करेंगे कि उत्पादन की प्रक्रिया में वृद्धि करेंगे। इसमें क्या आ जाता है, जैसे कि निवेश, जैसे निर्यात और सरकार तथा परिवार क्षेत्र द्वारा किया गया उपभोग व्यय। तो मीन्स ये तीनों, निवेश, निर्यात, उपभोग व्यय, ये क्या है, ये अर्थव्यवस्था में इंजेक्शंस का काम करते हैं। यह जो चर हैं ये सभी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करते हैं और मांग का सृजन करते हैं और विकास की प्रक्रिया को तीव्र करते हैं। तो मीन्स यदि निवेश किया जाएगा तो नेचुरली उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ने से क्या होता है, जो ट्रिपल आइडेंटिटी हमने अभी बात की थी, तो जो उत्पादन बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो आय है वो भी बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था में व्यय भी बढ़ेगा। तो ये सब क्या करेंगे, ये अर्थव्यवस्था को इंजेक्ट करेंगे, ग्रोथ को तीव्र करेंगे, विकास की प्रक्रिया को ये तीव्र कर देंगे, इसलिए इनको हम बोलते हैं इंजेक्शंस या भरण। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए मैंने यहाँ पर दो क्षेत्र दर्शाए हैं, एक तो फर्म्स और दूसरा मैंने हाउस होल्ड सेक्टर दर्शाया। तो जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए मैंने यहाँ पर दो ही सेक्टर्स को शो किया है, वैसे हमने 4 सेक्टर किए थे और 5वां हमने किया था फाइनेंशियल मार्केट। तो यहाँ जो हम समझ रहे हैं वो है लीकेजेस और इंजेक्शंस का कंसेप्ट। तो उसको समझने के लिए मैंने यहाँ सिंप्लिसिटी पर्पस से दो ही सेक्टर्स शो कर दिए हैं।
अब फर्म्स मतलब प्रोड्यूसर सेक्टर ही है ये, और ये हो गया हाउस होल्ड सेक्टर, गृहस्थ क्षेत्र। तो इस क्षेत्र से यदि मनी टर्म में देखें, हम मनी फ्लो की बात करें, तो फर्म्स जो हैं हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड करती हैं, जिसको हम इनकम भी कह सकते हैं। तो इस क्षेत्र से इस क्षेत्र को इनकम प्राप्त होती है, क्योंकि ये क्षेत्र क्या करता है, इस क्षेत्र को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कारक की जो सेवाएं हैं, उत्पादन के साधन की सेवाएं प्रोवाइड करता है, तो उसके बदले में ये क्षेत्र इसको इनकम देता है। और ये क्षेत्र इस क्षेत्र को क्या प्रदान करता है, ये इस क्षेत्र से वस्तुएं और सेवाएं खरीदता है, तो उसके बदले में नेचुरली जो मनी फ्लो होगा वो क्या होगा, इसको हम कह देते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये इसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है इसका फ्लो हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म्स की तरफ हो जाता है। तो इस तरह से ये क्षेत्र इसको इनकम दे रहा है, और इस क्षेत्र से ये क्षेत्र कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है उसको गेन कर रहा है। अब यदि मैं लीकेजेस की बात करूं, ये इनकम जनरेट हो रही है इस क्षेत्र से इस क्षेत्र की तरफ। अगर जो इनकम है उस इनकम में से यदि हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो क्या करता है, वो कई तरह की जैसे सेविंग्स कर लेगा यदि, और इसके साथ ही टैक्सेस भी पे करता है ये सेक्टर, और इंपोर्ट्स भी की जाती हैं वस्तुएं और सर्विसेज। तो ये तीनों क्या करेंगे, ये तीनों ये जो इनकम का फ्लो है उसको रिड्यूस करेंगे, क्योंकि सेविंग होगी, टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, इंपोर्ट पे स्पेंड करना पड़ेगा। तो क्या होगा, जो ये अपना एक्सपेंडिचर करता है ये क्षेत्र इस तरफ, इस सेक्टर की तरफ, वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा। कम होने की वजह से क्या होगा कि जो हमारा चक्रीय प्रवाह चल रहा था वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये जो तीनों हैं ये किसका काम करेंगे, ये तीनों ही क्या हैं, हमारी अर्थव्यवस्था की लीकेजेस हैं, लीकेजेस का काम करेंगे, अपक्षरण का काम करेंगे, मीन्स ग्रोथ में कमी लाने का काम करेंगे। इस वजह से ये कहलाएंगी लीकेजेस। और जैसे ये क्षेत्र कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है, और यदि क्या हो कि अर्थव्यवस्था में यदि निवेश बढ़ाया जाए, मीन्स इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, और गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाए, साथ ही साथ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी यदि बढ़ता है, और इसके साथ एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाए जाते हैं, तो क्या होगा, इनकी वजह से ये सब अर्थव्यवस्था में इंजेक्शन का काम करेंगे। इनका फ्लो जैसे ही अर्थव्यवस्था में बढ़ेगा, ये अर्थव्यवस्था में इंजेक्शन का काम करेंगे, और ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये पहले से बढ़ जाएगा। इसकी वजह से ये एक्सपेंडिचर कम हो रहा था, और इसकी वजह से ये एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये जो हमने यहाँ अभी बात की है, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट्स, तो ये किसका काम करेंगे, ये अर्थव्यवस्था में इंजेक्शंस का काम करेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था को इंजेक्ट करेंगे इस तरह से कि ये जो फ्लो है ये एक्सपेंड हो जाए, ये बढ़ जाए। तो मीन्स ये अर्थव्यवस्था के इस फ्लो को रिड्यूस करते हैं, और ये हमारी अर्थव्यवस्था के जो चक्रीय प्रवाह है उसको एक्सपेंड करते हैं। तो ये कंसेप्ट था हमारा लीकेजेस और इंजेक्शंस का। आप सभी को ये लीकेजेस और इंजेक्शंस का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने इसे टेबुलर फॉर्म में भी यहाँ प्रेजेंट किया है। जैसे यहाँ पर मैंने क्षेत्र शो कर दिए, डायग्राम में मैंने इन दोनों क्षेत्रों का प्रयोग करके आपको समझाया था, और इस टेबल में मैंने चारों क्षेत्र दर्शा दिए हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और शेष विश्व क्षेत्र। तो हर एक क्षेत्र की यहाँ वापसी मीन्स अक्षरण या लीकेजेस मेंशन है, और हर क्षेत्र की इस कॉलम में समावेश या भरण या इंजेक्शंस को मेंशन किया है। जैसे घरेलू क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र लीकेजेस का काम इसकी कौन सी एक्टिविटी करेगी, बचत, और इसी तरह उत्पादक क्षेत्र भी बचत करता है, तो ये भी अर्थव्यवस्था के लिए लीकेजेस का काम करेगा। और गवर्नमेंट सेक्टर जो कर इकट्ठे करती है, कर जो है वो अर्थव्यवस्था में लीकेजेस का काम करते हैं। इसी तरह शेष विश्व क्षेत्र के थ्रू ये आयात किए जाते हैं, तो आयात अर्थव्यवस्था के लिए क्षरण का काम
करते हैं, लीकेजेस का काम करते हैं। और घरेलू क्षेत्र अर्थव्यवस्था में ग्रोथ करने में क्या सहयोग करता है, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, उपभोग व्यय करता है, जिससे उत्पादकों को और वस्तुओं को उत्पादित करने की मोटिवेशन मिलती है। और उत्पादक क्षेत्र का इंजेक्शंस क्या होगा, उत्पादक क्षेत्र किस पर खर्च करता है, ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करता है, निवेश करता है। निवेश करने से भी उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन बढ़ेगा तो आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो व्यय भी बढ़ेगा। इसी तरह सरकारी क्षेत्र जो है, सरकारी खर्च करती है, जैसे कि सब्सिडीज प्रोवाइड करती है इस क्षेत्र को, या फिर ये सरकारी क्षेत्र जो है इस क्षेत्र को इसकी सर्विसेज के बदले में पे करता है या ट्रांसफर पेमेंट्स देता है। तो एक ये सब क्या है, ये गवर्नमेंट सेक्टर के इंजेक्शंस हैं अर्थव्यवस्था के लिए। और शेष विश्व क्षेत्र से जो निर्यात होता है इस क्षेत्र की मदद से, तो निर्यात की वजह से क्या है, मनी का इनफ्लो होगा हमारी अर्थव्यवस्था में। और जब हमारी अर्थव्यवस्था की तरफ मुद्रा का प्रवाह होगा तो नेचुरली उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, इसकी वजह से उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो फिर से वही कंसेप्ट होगा, आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो व्यय भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है कि आय के चक्रीय प्रवाह के अध्ययन का महत्व, मीन सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मीन्स हम ये कंसेप्ट पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्या रीजन है इसके पीछे कि अर्थशास्त्र में इस टॉपिक को इंक्लूड किया गया। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये हमें जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनकी आपसी निर्भरता का ज्ञान प्रदान करता है। जो हमने 4 क्षेत्र किए थे, हाउस होल्ड सेक्टर, और हमने किया था गवर्नमेंट सेक्टर, और हमने बात की थी प्रोड्यूसर सेक्टर की, और एक होता हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, शेष विश्व क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं। और 5th हमारा फाइनेंशियल मार्केट भी है, FM जिसको कह सकते हैं, मीन्स मनी मार्केट हो गया। तो ये सभी क्षेत्र क्या हैं, इन सब की आपसी निर्भरता हमें सर्कुलर फ्लो मॉडल से ज्ञात होती है। कि मीन्स ये क्षेत्र एक दूसरे से प्राप्तियां भी करते हैं और ये सभी क्षेत्र एक दूसरे को भुगतान भी करते हैं। तो इस निर्भरता का ज्ञान हमें सर्कुलर फ्लो मॉडल से ही होता है। नेक्स्ट हमें क्या नॉलेज मिलती है कि समावेश या भरण और वापसी या अक्षरण, मीन्स इंजेक्शंस और लीकेजेस के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन ये मॉडल प्रदान करता है। जैसे इंजेक्शंस में हमने बात की थी एक्सपोर्ट्स की, एक्स से उसको मेंशन कर सकते हैं हम। इसी तरह गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर GE लिख सकते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसको CE हम मेंशन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो प्रोड्यूसर सेक्टर का खर्च होता है, मीन्स इन्वेस्टमेंट I, तो ये चारों क्या हैं, ये अर्थव्यवस्था के इंजेक्शंस हैं, मीन्स अर्थव्यवस्था को इंजेक्ट करते हैं ग्रोथ के लिए। और लीकेजेस में हमने क्या किया था, अभी हमने डिस्कस किया था सेविंग्स के बारे में। जैसे यहाँ मैंने एक्सपोर्ट्स को X से मेंशन किया, इंपोर्ट्स को हम M से मेंशन कर सकते हैं। सेविंग्स हो गई और उसके अलावा टैक्सेस, कर, तो ये सब लीकेजेस हैं। तो चक्रीय प्रवाह मॉडल हमें इसके बारे में भी समझने में मदद करता है। और थर्ड है राष्ट्रीय आय का अनुमान, मीन्स एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम जो है वो भी पॉसिबल कैसे है, वो इस चक्रीय प्रवाह की हेल्प से ही पॉसिबल है। राष्ट्रीय आय में जैसे हम बात कर सकते हैं वेजेस की, इसी तरह से रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो जब इन सबको ऐड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगी, वो हमारी नेशनल इनकम आ जाएगी। NI और NY इसको मेंशन कर सकते हैं। तो ये सब जो वैल्यूज हैं हम इनके बारे में जानकारी सर्कुलर फ्लो मॉडल की हेल्प से गेन करते हैं। इसके साथ ही जो समष्टि चर हैं, समष्टि चर का मतलब क्या हो सकता है, जैसे कि बचते हैं जिसको सेविंग्स बोलते हैं हम, और इसी तरह जैसे इन्वेस्टमेंट है ये भी समष्टि चर है, मैक्रो वेरिएबल्स हैं, जैसे कि नेशनल इनकम अभी मैंने यहाँ बताया। तो ये सब क्या है, ये मैक्रो वेरिएबल्स हैं, समष्टि चर हैं जो पूरी अर्थव्यवस्था के ढांचे को समझने में हमारी मदद करते हैं।